नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि 200 से ज़्यादा नक्सल्स लोग ने सरेंडर किया है इंडियन गवर्नमेंट के सामने। ये सभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे रीजन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि नक्सलिज्म क्या होता है, मॉइस्ट क्या होता है, इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, क्यों ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और ऐसे क्या डिमांड्स होती हैं जो गवर्नमेंट इनको फुलफिल नहीं कर पाती है और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो आज का करंट न्यूज़ ये है कि लगभग 200 से ज़्यादा, लगभग 208 नक्सल्स ने सरेंडर किया है गवर्नमेंट के सामने। फिर हम कहें इनको मॉइस्ट भी सरेंडर किया है। जो नक्सलिज्म होता है या फिर मॉइस्ट जो होता है, वो दोनों अलग-अलग टाइप के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सभी मॉइस्ट नक्सल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी नक्सल मॉइस्ट नहीं हो सकते। इसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊँगा। अभी आप समझिए कि इन्होंने सरेंडर किया है। जो नक्सल्स होते हैं या फिर मॉइस्ट होते हैं, वो टेररिस्ट नहीं होते, वो अलग होते हैं। टेररिस्ट जो होते हैं वो अपने देश के खिलाफ होते हैं। वो समझ सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर टेररिस्ट भेजता है, उनको हम आतंकवादी कहते हैं। लेकिन ये लोग अपने देश के ही अंदर रहते हैं, ये लोग अपने देश से ही प्यार करते हैं। लेकिन इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है, तो ये अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए हथियार उठा लेते हैं। और इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उनके मॉइस्ट की आइडियोलॉजी होती है, इसीलिए हम इनको मॉइस्ट या फिर नक्सल्स भी कहते हैं। तो अभी इन्होंने सरेंडर किया है। अगर हम इस समय न्यूज की बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया है और इनके पास मैसेज बहुत ही ज्यादा हथियार थे और गोला बारूद थे। अगर हम बात करें तो रिसेंटली देयर हैज बीन ए वेव ऑफ लार्ज स्केल सरेंडर्स इन द मॉइस्ट कैडर, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हर 2 महीने पे हमें एक न्यूज सामने निकल के आ जाती है कि मॉइस्ट का कोई ग्रुप था या फिर नक्सल का कोई ग्रुप था जो इस रीजन के अंदर एक्टिव था, अब उसने सरेंडर किया है। तो ये लगातार हमें न्यूज देखने को मिल रही है। 60+ हार्ड कोर कैडर्स लेड बाय सीनियर लीडर्स मलाजुला वेणुगोपाल राव एलियास, इसको हम कहते थे भूपति, सरेंडरिंग इन द गढ़चिरौली एंड सेपरेट सरेंडर इवेंट इन छत्तीसगढ़ वेयर 200+ कैडर्स सरेंडर्ड, मेनी ऑफ देम वर वुमेन। इसमें जो मैक्सिमम थी वो वुमेन थी, और यहाँ पे यही बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, इसमें सबसे ज्यादा वुमेन्स थी। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा वुमेन्स हैं, लगभग 153 से ज्यादा वुमेन थे और जिन्होंने यहाँ पे सरेंडर किया है। और ये बहुत ही मैसिव इवेंट के रूप में दिखाया गया है, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाया गया है। इससे इन लोगों को भी ना लगे कि इनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ये गलत रास्ते पे गए हैं, फाइनली इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आया गया है, तो इसलिए इनको प्रोत्साहित भी किया गया है, प्राइज भी दिया गया है। मास सरेंडर ऑफ मॉइस्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट शो द नंबर ऑफ द मॉइस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट है ड्रॉप्ड शार्पली। आप लोगों को पता होगा कि एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। अब इसी वीडियो में मैं आपको भी आगे बताऊंगा ये लेफ्ट विंग क्या होता है और राइट विंग क्या होता है, और हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो इस समय ये सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड रीजन है छत्तीसगढ़ का या फिर हमारे देश का, वो बीजापुर है, सुकमा है और नारायणपुर इन छत्तीसगढ़ है। आर द टोटल लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग टू 11, लगभग 11 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है जो इसके इफेक्ट में आए हुए हैं। तो अभी हम बात करें जो सरेंडर हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि AK-47 की 19 राइफल्स, SLR राइफल्स की 17 यूनिट और इंसास राइफल की 23 यूनिट, इंसास LMG एक और 303 का राइफल 36 नंबर में, कार्बाइन 4 मिले हैं और BGL लॉन्चर्स 11 और 12 बोर के सिंगल शॉट गन्स 41 के नंबर में मिले हैं, एक पिस्टल मिला है और CCM 1DC, मतलब ये सारे लोग हैं जो दंड करेंगे सरेंडर कैडर जो प्रोफाइल है उसके अंदर कितने सारे लोग ने, इतने मेंबर्स ने अलग अलग सरेंडर किया है। आप देख सकते हैं कि इनके पास जो हथियार थे वो बहुत ही ज्यादा लीथल थे। हम कह सकते हैं इंडियन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास इनसे ज्यादा एडवांस वेपन्स है, लेकिन तब भी इनके पास जो भी वेपन्स थे वो बहुत ही ज्यादा लीथल थे और इनको ये वेपन्स चाइना के द्वारा और बांग्लादेशियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए अगर ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें मारेगी। इससे क्या होगा कि जो रीजनल लोग हैं वहाँ पे, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर जो रीजनल लोग हैं उनको लगेगा ये उनके लोगों को गवर्नमेंट मार रही है, तो इससे और भी ज्यादा लोग इसके अंदर भर्ती होंगे। और यही कारण था कि इसमें मैक्सिमम वुमेन्स जो थी वो भर्ती हुई थी, इसमें उनके कैडर थी। लेकिन अब इस तरह से सरेंडर करके इनको प्रोत्साहन करना, इनको गिफ्ट देना, इससे ये होगा कि ये लगेगा कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को अब रिकॉग्नाइज कर रही है और उसको फुलफिल भी किया जाएगा, मेन स्ट्रीम में आके उनके डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, इसीलिए ये इतने सारे लोगों ने सरेंडर किया है। अब हम बात करें कि ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो जो मॉइस्ट या फिर नक्सल्स होते हैं ये फार लेफ्ट इंसर्जेंट्स होते हैं। अब फार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जो मार्क्सिस्ट या फिर लेनिनिस्ट या फिर मॉइस्ट आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो चाइना है वो मॉइस्ट आइडियोलॉजी पे चलता है, वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन है जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP।
तो कम्युनिस्ट यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहता है। दे क्लेम्ड टू फाइट फॉर द लैंडलेस पीस है। ये कहते हैं कि जो हम लड़ाई लड़ते हैं वो हम किसानों के लिए लड़ते हैं, वर्कर्स के लिए लड़ते हैं और ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक इक्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी अमीर नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। अमीर अगर ज्यादा पैसा कमाता है तो वो गरीब को बांट दे, और गरीब कम कमाता है तो फिर दूसरे से पैसा ले ले। किसी के पास ज्यादा जमीन ना हो, ना किसी के पास कम हो, सबके पास बराबर हो। तो इस तरह की इक्वालिटी पे या फिर ये बिलीव करते हैं, जो कि देखा जाए तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बराबर नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से किसी चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि किसी के, सबके पास एक पर्याप्त लिवलीहुड का साधन हो, उनका जीविका का साधन हो, जिससे वो अपने जो भी उनके एक्सपेंसेस है उसको बियर कर पाए। तो इस तरह से इनकी आइडियोलॉजी रहती है। लेकिन जो आइडियोलॉजी लेफ्ट होते हैं ये राइट नहीं होते। अब देखिए, जो राइट लोग होते हैं वो थोड़ा नेशनलिस्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लेफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा कलेक्टिव और एंटी स्टेट और एंटी फ्यूडल होते हैं। एंटी फ्यूडल का मतलब कोई भी बड़ा या छोटा, कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्यूडिटरी मतलब कोई एक बड़ा होगा, उनके नीचे छोटे लोग होंगे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। तो ये लेफ्ट लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, उनकी आइडियोलॉजी होती है। जो राइट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं। उनके जो विचार होते हैं बहुत ही संकीर्ण होते हैं, वो इतने ज्यादा वायलेंट नहीं होते, बातचीत पे विश्वास रखते हैं। लेकिन जो लेफ्ट लोग होते हैं वो आप समझिए हथियारों के द्वारा सत्ता को चेंज करना या फिर सरकार के विरोध करना, इस पे ये लोग विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि ये मॉइस्ट और नक्सल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप बताऊं कि इंडिया के अंदर जो है नक्सल तो उस रीजन के अंदर है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा नक्सलिज्म है, मॉस्ट भी है। आपको मैंने बताया कि मॉस्ट क्या है, एक आइडियोलॉजी है। जैसे कि चाइना जो फॉलो करता है वो मॉइज्म को जो मॉयजेडोंग थे वहां पे, एक वहां के प्रेसिडेंट रहे थे, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थे उसके बेस पे चलता है। लेकिन जो नक्सलिज्म है इसको समझिए एक अम्ब्रेला नाम दे दिया गया है कि इसके अंदर जितने भी इस टाइप के इंसर्जेंट ग्रुप्स आएंगे, जो भी मॉइस्ट आएंगे, उन सभी को एक नाम से जो पुकारा जाएगा वो होगा नक्सलिज्म। जैसा कि यहाँ पे बताया, जो नक्सलाइस्ट क्या होते हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब सभी के लिए यूज किया जाता है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर द वेरियस आर्म्ड लेफ्ट विंग ग्रुप। जो भी आर्म्ड मतलब हथियारबंद लेफ्ट विंग ग्रुप है, उनको जो एक नाम से पुकारा जाएगा उनको नक्सलाइज किया जाएगा। और ये शुरू हुआ था 1967 में नक्सलवादी आंदोलन के दौरान, जब ये बंगाल में हुआ था। और जो मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट को जैसे बताया कि एक अलग से ग्रुप होते हैं जो कि हथियार के दम पे सत्ता चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी जो भी उनकी डिमांड है उसको मनवाना चाहते हैं, और इनकी आइडियोलॉजी मॉइस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मॉइस्ट होते हैं वो नक्सल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे नक्सल्स मॉइस्ट नहीं हो सकते। तो थोड़ा इस तरह से अलग है, थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट इसका आता है नक्सलिज्म और मॉइस्ट का। व्हाई डिड दे चूज दिस पाथ? अब ये इस पाथ को क्यों चूज करते हैं? तो इसका जो रूट काज होता है वो थोड़ा स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म का होता है। जैसा कि उनको लगता है कि जो जैसे जो नक्सलिज्म है आप देखेंगे या फिर मॉइज्म है इंडिया के अंदर, तो वो ज्यादा ट्राइबल एरिया के अंदर है, जंगलों के अंदर है, वहां के लोग इसमें भर्ती होते हैं। तो उनको ये लगता है कि सरकार जो बिल्डिंग्स बना रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, रोड बना रही है, सड़क बना रही है, तो इससे उनका जमीन जा रहा है, और इनका जो जमीन जा रहा है इससे लैंड इनइक्वालिटी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज उनके पास नहीं है, ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन है, उसके बाद एक्सप्लॉइटेटिव लोकल पावर स्ट्रक्चर है। यानी कि उनका जो मतलब जो रीजनल, जैसे हमारे यहाँ 3 टियर की गवर्नमेंट होती है ना, तो जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है उनको लगता है कि इनकी बातों को सुन नहीं रही है या फिर उनको साइड लाइन कर रही है, इग्नोर कर रही है। वीक गवर्नेंस होता है इन रिमोट एरियाज, दीज फीड्स रिक्रूटमेंट, और इसी वजह से जो लोगों को भड़का के और कुछ पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल एडवांटेज भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि उनको पॉलिटिकल बहुत ही ज्यादा एडवांटेज इससे मिलेगा, इसलिए भी उनको भड़का के, उनको एजिटेट करके फिर लोगों को इसमें भर्ती कर दिया जाता है। आगे बता दें थोड़ा टेक्निकल रीजन, जैसे कि इंसर्जेंसी एक्सप्लॉइट्स डेंस फॉरेस्ट। इससे क्या होता है, पूरे डेंस इंसर्जेंसी जो होता है वो एक्सप्लॉइट होता है डेंस फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घने जंगल रहते हैं, पोरस बॉर्डर एंड वीक पॉलिसिंग, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत ही ज्यादा पोरस है, तो इसलिए वहां पे लोगों को भर्ती कर दिया जाता है, उनको पैसा देके, उन अपने देश के लोगों को पैसा देके फिर उन लोग को मॉइस्ट बना दिया जाता है, नक्सल बना दिया जाता है, ये सारी चीजें होती है। लोकल ग्रीवांस एंड प्रोमिसेस ऑफ सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, उनसे ये कहा जाता है कि आप अपने लोगों के लिए लड़िए, आप अपने ट्राइब के लिए लड़िए, जिससे आप लोगों को सोशल जस्टिस मिले, आपको प्रोटेक्शन मिले। आइडियोलॉजिकल रीजन, साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक विचारधारा के साथ जुड़े रहते हैं, तो ऐसी विचारधारा के लोगों को एक साथ ला के बांधना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए भी किया जाता है। When this movement start in India, अब ये जो नक्सलिज्म था या फिर मॉइज्म है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट कैसे हुआ? तो ये जो नक्सलाइज्ड मूवमेंट है वो इंडिया के अंदर 1967 में नक्सलबारी पीजन अपराजिक इन वेस्ट बंगाल के थ्रू हुआ था। वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबारी,
तो वहां पे एक किसानों का विद्रोह हुआ था और उसी विद्रोह की वजह से फिर एक इसको नाम दे दिया गया नक्सलाइट। और उसके बाद जितने भी इस टाइप के विद्रोह होते हैं, जितने भी इस टाइप के ग्रुप बनते हैं, उनको नक्सलिज्म कर दिया जाता है, उनको नक्सलाइट कर दिया जाता है। और इसी तरह से इंडिया के अंदर 1967 में बंगाल के अंदर से ये नक्सलिज्म की शुरुआत होती है। इट लेटर स्प्लिटेड इनटू वेरियस ग्रुप मॉडर्न सीपीआई। अब इसके बाद धीरे धीरे इसके कई सारे ग्रुप बनते हैं। इस समय इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसे हम सीपीआई के नाम से भी जानते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसी का ही एक समझिए कि अब अपडेटेड वर्जन बन गया है। इसीलिए इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा उनको एडवांस नहीं किया जाता है। इज द मीन मार्च लीनियज दैट बिकम प्रोमिनेंट फ्रॉम द 1990s 2000। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1990 और 2000 के बीच में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजीशन पे थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये जो कम्युनिज्म है वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। 143 या फिर 145 बिलियन लोगों, 145 करोड़ लोगों के लिए इस तरह से विचारधारा रखना अच्छा नहीं होगा। ये बस छोटे एरिया के लिए ही बहुत ही ज्यादा कवर किया जा सकता है। जैसे कि आप चाइना में देखते हैं, चाइना में वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर चाइना की गवर्नमेंट ने कोई चीज ठान लिया है तो फिर वो बना देंगे, फिर उससे उनको मतलब नहीं हो कि जंगल कट रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता। तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है या फिर कम्युनिज्म जो विचारधारा होती है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है। लॉन्ग टर्म के लिए इसके हमारे लिए या फिर जिसके भी ऊपर अप्लाई होगा वो बहुत ही ज्यादा घातक होगा। तो इसीलिए इंडिया के अंदर मोइज्म या फिर मॉइस्ट विचारधारा या फिर नक्सलिज्म की विचारधारा, इसकी आइडियोलॉजी को हमेशा अवॉइड किया जाता है, इसको प्रमोट नहीं किया जाता है। आगे हम बात करें व्हाट डू दे वांट, अब उनको क्या चाहिए, वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले वो डिमांड करते हैं, जैसे उनके पास जो भी उनके डिमांड होते हैं, जैसे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो गलत हुआ तो लोगों को ठीक से बांटा जाए, राइट फॉर द ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड सीसेशन ऑफ द परसीव्ड स्टेट एक्सप्लॉयटेशन, एंडिंग कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एज सीन एज द डिस्पोजिंग लोकल्स। वो ये कहते हैं कि जो भी इस समय डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, फैक्ट्रीज लग रही है, वहां पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो सारी चीजें इनके लिए अच्छा नहीं है। जंगलों की कटाई हो रही है वो भी इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके जो ट्राइब्स हैं वो जंगलों के अंदर ही रहते हैं, जंगल से उनको सारी चीजें मिलती हैं और इसीलिए जंगल को वो अपना घर मानते हैं, अपना मंदिर मानते हैं। तो इस तरह से जो भी काम होते हैं फिर इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, अपने देश को और ज्यादा डेवलप करना है, तो उनको काटना पड़ता है। तो इससे गवर्नमेंट और इनके बीच में जो थोड़ा सा आप समझिए कि जो बातचीत रहता है वो बिगड़ जाता है। और फिर ये लोग, क्योंकि अब इनके पास तो उतना पावर नहीं है जितना गवर्नमेंट के पास है, तो ये हथियार उठा लेते हैं। और एंटी इंडिया लोग जैसे चाइना में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए। फिर इनको हथियार पकड़ा दिया जाता है और ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें होती हैं। मेनी ऑफ दिस आर फ्रेम्ड एज द पीपल्स जस्टिस। उनको ये कहा जाता है कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हो, इसलिए हथियार उठाओ। मार्क्सिस्ट एंड मॉइस्ट डॉक्ट्रिन रेदर देन इलेक्टोरल प्रोसेस। वो कहते हैं कि इस जो भी ये सिस्टम है तुम इसको इलेक्शन के द्वारा या फिर पॉलिसीज के द्वारा चेंज नहीं कर सकते, तुम इसको मार्क्सिस्ट और मॉइस्ट आइडियोलॉजी जो है उनकी जो डॉक्ट्रिन है उसी के द्वारा सही कर सकते हो, इसीलिए तुम हथियार उठाओ। और लोग इसी में बरगला जाते हैं और फिर हथियार उठा लेते हैं। वाई वर दे दियर डिमांड्स फुलफिल। अब इनके डिमांड को गवर्नमेंट क्यों नहीं फुल करती। अगर इनको सारी चीजें चाहिए तो हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, हम कहीं और भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो आखिर इनके डिमांड को पूरा क्यों नहीं किया जाता है। और अगर किया जाता है तो फिर क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अगर अमीर आदमी चाहे तो उसके लिए आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर गरीब आदमी चाहे तो उसके लिए उसके सामने इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, यही बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो लैंड रिफॉर्म है, शुरू में तो लैंड रिफॉर्म कर दिए गए, लेकिन उसका बाद में कंसिक्वेंस क्या होगा इसको ध्यान में नहीं रखा गया। साथ ही साथ रिहेबिटेशन इससे होगा। अगर मान लीजिए कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापित किया जाता है तो इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको आप समझिए उनके पास रहने की भी नहीं जगह है, ना कोई घर है, बस वो बसा दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और किसी तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। जो ट्राइबल राइट्स होते हैं, क्योंकि ट्राइब जो लोग होते हैं उनका अपना नियम होता है, वो अपने नियम के हिसाब से चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जब उनको इस तरह से हटाया जाता है, रिहेबिटेट किया जाता है, उनके रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, इससे भी उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। लॉज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए गवर्नमेंट इनको टाइम से फुलफिल नहीं कर पाती है। हम कह सकते हैं कि फुलफिल कर देती है, उनको प्रोवाइड कर देती है,
लेकिन टाइम पे नहीं की जाती है। और न्याय वही अच्छा होता है जो टाइम पे दे दिया जाए। टाइम के बाद अगर न्याय दिया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और इसीलिए ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसी सारी चीजों से। साथ ही साथ सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहता है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रहता है बहुत ही भयंकर तरीके से करप्शन करते हैं। लाखों करोड़ रुपए का इसमें करप्शन हो जाता है कंप्लीटिंग डेवलपमेंट, क्योंकि जो लोग होते हैं वहाँ पे वो अनपढ़ रहते हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें बेवकूफ बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट करना भी चाहती है तो इतना करप्शन हो जाता है और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि ये पूरी तरीके से फुलफिल हो ही नहीं पाता, तो ये भी दिक्कत आती है। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो और इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ वर दे कंट्रोल। अभी तक जो इतने सारे लोगों ने सरेंडर किया है तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे इनको कंट्रोल किया गया। तो सिक्योरिटी अप्रोचिंग कोऑर्डिनेट स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ एफडीआरजी टारगेटेड ऑपरेशन इंटेलिजेंस एक्शन दैट कैप्चर लीडर्स एंड डिस्टर्ब। तो इसमें क्या किया गया कि हमें ये समझ में आया कि इसमें जो फाइटर्स है, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको मारने का कोई मतलब नहीं है, हमें पकड़ना होगा इनके लीडर्स को। और यही पे किया गया, जब गवर्नमेंट आई नहीं उसके बाद इन्होंने लीडर्स को पकड़ना शुरू किया गया। लीडर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसे इनाम लगाए गए, और कोऑर्डिनेट तरीके से अपने जो भी स्पाइस थे उनको और ज्यादा एक्टिव किया गया, नंबर्स को बढ़ाया गया, और धीरे धीरे इनके लीडर्स को कैप्चर किया गया, इनके लीडर्स को पकड़ा गया, जो नहीं पकड़े गए उनको मार दिया गया। इससे क्या हुआ कि इन लोगों के पास लीडर्स नहीं थे, लीडर नहीं है तो इनको भड़काने वाला कोई नहीं है। इससे ये क्या हुआ, फिर फाइनली अपने आप को खुद ही सरेंडर कर देते हैं। और सबसे बढ़िया बात रहता है कि जो सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट उनको उल्टा पैसा प्रोवाइड करती है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। और जो अगर इनका कोई लीडर है जो खुद से सरेंडर करता है तो फिर इस लीडर को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक बढ़िया सा पोजीशन दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये एमपी बना दिया जाता है, और फिर ये अपने रीजन की जो बातें होती है वो संसद के अंदर उठा सकता है। तो इस तरह से सारी चीजें इस समय गवर्नमेंट करना स्टार्ट की। इससे लोगों को भी भरोसा होने लगा, और धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नंबर में जो नक्सलिज्म था या फिर मॉइस्ट था इंडिया के अंदर से इरेडिकेट होना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीजें की गई। साथ ही साथ पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट अप्रोच प्रोवाइड किया, सरेंडर एंड रिहेबिटेशन पॉलिसी दिलाई गई कि जो भी सरेंडर करेगा उनको मारा नहीं जाएगा, उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। और इस तरह से बहुत ही सारी चीजें की गई जिससे पूरे इंडिया के अंदर इस तरह से कंट्रोल हुआ। अगर हम बात करें तो इस समय इंडिया के अंदर जो मॉइस्ट विचारधारा या फिर आइडियोलॉजी है उससे जो अफेक्टेड रीजन है वो देखिए बिहार का है, वेस्ट बंगाल का तो जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसी से अफेक्टेड है, क्योंकि इसका मैक्सिमम बॉर्डर देखिए बांग्लादेश से लगता है, तो बांग्लादेश के लोग इसमें आ जाते हैं। साथ ही साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बहुत ही ज्यादा पार्ट है वो भी इसी टाइप की विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइना है, तो चाइना इधर से लोगों को भेज देता है या फिर उनको भड़का देता है, उनके पास हथियार की सप्लाई करता है, ड्रग्स की सप्लाई करता है, तो इससे लोग बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। छत्तीसगढ़ का एरिया हमारे देश के अंदर बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है इन सारी चीजों से, इस आइडियोलॉजी से। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़, साथ ही साथ महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसी एरिया जो है इससे अफेक्टेड है। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। साथ ही साथ हमारे देश के जो साउथ के रीजन है, कर्नाटका हो गया और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ के भी एरियाज जो भी अफेक्टेड हैं। लेकिन अब सारी चीजें मैक्सिमम कंट्रोल हो गई है, क्योंकि ये जो मैप है 2018 का है, तो 2025 में बहुत ही सारी चीजें बदल गई है। अगर हम नक्सलिज्म की बात करें तो ये सारे देश, हमारे देश के जैसे बिहार का कुछ रीजन और उत्तर प्रदेश का रीजन, छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन बहुत ही ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड है, लेकिन अब धीरे धीरे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तब यहाँ पे बात आता है कि क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कहें कि इनको कंट्रोल करना तो पॉसिबल है, लेकिन अभी बहुत डिफिकल्ट है। इनको हम बहुत ही जल्दी नहीं कर सकते। कब तक? हमें लगभग 20 साल 25 साल का हमें एक टेन्योर फिक्स करना होगा, और इसी के अंदर हमें धीरे धीरे इसको एडिकेट करना होगा, तो जाके हम इसको कर सकते हैं। हमें समझना होगा इनके कंसर्न को, ये क्या चीजें चाहते हैं, और हम इनको कैसे और इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इनके जो भी इनके रूल्स है, रेगुलेशन है, इनके जो ट्राइब्स है उनको कैसे बढ़िया से हम बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें सबसे पहले सीखना होगा, और धीरे धीरे वन बाय वन इनको सरेंडर करने के लिए मजबूर करना होगा। जब इनको लगेगा कि गवर्नमेंट इनकी सारी चीजें सुन रही है, मान रही है, इनके बात मान रही है, तो लोग ऑटोमेटिकली खुद ही आके सरेंडर कर देंगे। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि ये मॉइस्ट क्या होते हैं, नक्सलिज्म क्या होता है, लेफ्ट विंग और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, हमारे देश के कौन कौन से अफेक्टेड एरिया है, और धीरे धीरे हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।